था, ठीक है। हाँ, प्योर रोलिंग एंड प्योर रोटेशन, ये सब हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था। नाउ बेस्ड ऑन दैट एंड सम अदर लाइक टाइप्स, हम लोग प्योर रोलिंग पे ही आज को प्रॉब्लम्स लेंगे। थ्योरी में मैंने जहां तक दिखा था दैट्स मोर देन एनफ। डायनेमिक्स का पोर्शन जैसे कि फोर्स का पोर्शन बाकी है ना, हाउ डज फोर्सेस एक्ट इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, क्या क्या आइडियाज होते हैं, तो हम लोग प्रॉब्लम्स हम लेंगे। देयर इज नो लाइक सिंगल थंब रूल फॉर लाइक फोर्सेस। तो देखते हैं, लेट्स बिगिन। तो आज को मेनली प्रॉब्लम्स लेना है, एंड आई थिंक टुडे वुड बी द लास्ट क्लास, बिकॉज प्योर रोलिंग ले लिए हैं, उधर थ्योरम्स ले लिए हैं, और कुछ नहीं है। हाँ, बीच में मुझे थ्योरम्स का डेरिवेशन लेने का मन था, तो अभी भी है मन हटा नहीं है, लेकिन लेट्स सी। ओके, या रोटेशन सिक्स। तो नेक्स्ट क्लास में भी वी कुड स्टार्ट विथ elasticity और सम अदर टॉपिक, ठीक है। साइड बाय साइड ग्रेविटेशन चल ही रहा है, लेकिन वही बात है कि रोटेशन की प्रॉब्लम्स मैं धीरे धीरे लेते रहूँ, ठीक है। मतलब वो चलते रहेगा अभी और एक महीने, लेट से हर एक दिन की करके प्रॉब्लम लेते रहेंगे, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन टॉपिक, ठीक है। ज़्यादा दिन कॉन्टैक्ट में रहोगे तो याद भी रहे। तो लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट विथ प्रॉब्लम। लास्ट क्लास प्योर रोलिंग देखे थे, एक बार फटाक से वो झलक देख लो, कॉपी में जो भी है फोटो हल्का फुल्का ड्रॉ की, देखो झलक देख लो, किसी को कुछ याद आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। सुने होगे क्लास में तो हल्का सा देखोगे तो याद आ ही जाएगा, ठीक है। कुछ लगेगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा था उस दिन भी, और उस दिन मन नहीं किया, आज को पूछना है तो पूछ लो, ठीक है। ओके, अरे दिस इज द मोस्ट स्टीरियोटिपिकल प्रॉब्लम, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बोलते हैं सर एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन of an angle theta with ground, ठीक है, and okay, and then there is a cylinder, sphere ले नहीं, cylinder ही लेते हैं, किसी और प्रॉब्लम में sphere ले लेंगे। and there is a cylinder, cylinder का mass m, radius r as well given the r, ठीक है, that's given। cylinder has a mass m, radius r, ठीक है। क्वेश्चन में बोला हुआ है it is released from this point, इस पॉइंट से, ठीक है, it is released from some point जिसका हाइट स्टार्टिंग में h है। Mass, radius, capital H, theta is known. All these factors, they are known to you. Yeah. As usual, cylinder is released from rest. Is released from rest and starts rolling down incline. Rolling down incline. Yeah, the incline, whatever. Okay. So cylinder is released from rest and it starts basically, and it starts rolling down the incline. ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये बोला हुआ है स्टार्ट्स रोलिंग डाउन, इट इंप्लाइज प्योर रोलिंग, ठीक है। प्योर भले वो वर्ड नहीं बोला हुआ है, इतना बोलना ही काफी है। अब मान लेना इट इज प्योर रोलिंग, ठीक है। पूछा क्या है, वेल ये ऐसे एक प्रॉब्लम है व्हिच कवर्स लाइक 5 कॉन्सेप्ट्स ऑल विद इन इटसेल्फ, आई गेस 5। आप बहुत कुछ यहाँ पे निकाल सकते हो। यू कैन फाइंड फर्स्ट, नंबर 1, फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल, नहीं ये तो अच्छी बात है, कुछ नहीं बोला इंक्लाइन के बारे में, वो तुम खुद सोच लो। फाइंड, चलो एक्चुअली पहला क्वेश्चन में वही दे देता है जो तुम पूछे, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इफ प्रेजेंट, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन या डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, दोनों ही ऑब्वियस बात। सो डायरेक्शन निकाल के क्या करें, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन इफ प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट। और तुमको ये भी ऑप्शन देके रखा है जीरो वाला कि मे बी फ्रिक्शन का भी नहीं, इफ प्रेजेंट हो तो बताओ। सेकंड, सर अगर रोलिंग कर रहा है, इज देयर एनी काइंड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ये निकालना। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकालना, एसीएम। एसीएम मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। क्योंकि लास्ट क्लास तो देखे, याद कर रहा है, रोलिंग में क्या होता है, ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, दोनों होता है अबाउट सेंटर, ठीक है, सेंटर। तो ये फिर क्या पूछ सकता है, यस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी
when it reaches bottom of the incline, when it reaches bottom. Which is bottom मतलब यहाँ पे नीचे में लेट से ग्राउंड के साथ धक्का नक्का नहीं खा रहा है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड होता तो धक्का खाया था मैं ऑन द अदर साइड, ठीक है, मैंने इधर धक्का खाया था, तो वो नहीं है, वैसे कुछ नहीं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं है बेसिकली, जब यहाँ पे पहुंचेगा व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी राइट नाउ, के फाइन वो निकाल, रीचेस द बॉटम ऑफ द incline. और क्या, अरे बहुत कुछ है, बाप रे बाप. एक्चुअली फ्रिक्शन के साथ और एक चीज रिलेटेड है, मैं फोर्थ पॉइंट कर रहा हूँ बट इसको हम लोग फ्रिक्शन के बाद ही करेंगे. मिनिमम म्यू टू एंश्योर प्योर, मैंने क्वेश्चन में जो बोला ना इट्स रोल्स डाउन द इंक्लाइन, ठीक है, तो रोल डाउन द इंक्लाइन होने के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू कितना होना चाहिए, म्यू मतलब पता ही होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है. और भी कुछ मन में आया तो मैं और भी निकाल, हमारा मेन काम है एक प्रॉब्लम के थ्रू जितना कुछ थ्योरी पढ़ रहे हो उसको अप्लाई कर ले, एक्चुअली बात समझ रहे हो, अप्लाई कर लेंगे तो समझ पाएंगे हम लोग बहुत कुछ, तो नथिंग फैंसी, ठीक है, ओके. तो और भी हो सकता है पॉइंट्स, ठीक है, छोड़ो अब मैंने उतना लिखने जाऊंगा ना तो हो गया, ठीक है, तो सब करते रहते बहुत कुछ निकालते हैं, आपका बस मेन काम है थिंक ऑफ दिस एज एन एप्लीकेशन ऑफ एवरीथिंग दैट यू स्टडीड, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम भी एक्चुअली निकालने का मन तो वो सब धीरे धीरे निकालते हैं, छोड़ो, गॉट इट, आराम से करते एकदम बिंदास. आज को गाना चला रहा है, क्या बात है. तो पहला चीज लास्ट क्लास के थ्योरी से स्टार्ट करते हैं. बोला सिलेंडर को रेस्ट से रिलीज कर स्टार्ट्स प्योर रोलिंग डाउन द इंक्लाइन. अब प्योर रोलिंग के लास्ट कंडीशन पढ़ लिए थे कि सर देयर इज नो स्लिपिंग एट कांटेक्ट पॉइंट, ये वो, एंड इंक्लाइन जो है वो तो ग्राउंड के साथ फिक्स्ड है, ठीक है. तो लास्ट क्लास हम लोग जो बोल रहे थे प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड, मैं बार बार ऑन ग्राउंड बोल रहा था, देखो तो ये भी ऑन ग्राउंड का ही पार्ट है बोल सकते हो, क्योंकि इंक्लाइन तो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है ना, इंक्लाइन खुद तो मूव नहीं कर रहा है, वो ट्रक में भी बोल रहा था नहीं प्रॉब्लम आता है जब ट्रक भी मूव करता है, ट्रक के ऊपर भी रहेगा, ऐसा कुछ वो अद्भुत चीज नहीं है, इंक्लाइन भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो आप बोल सकते हो दिस इज आल्सो प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड. तो प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड में लास्ट क्लास एक कंडीशन था, हम लोग बोले थे यू स्टार्ट विद दैट कंडीशन कि कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 होता है एंड vc इक्वल्स टू ओमेगा, मान के चलो, ठीक है, तो डायरेक्टली आप उससे स्टार्ट करते हो, आपको अब अलग से प्रूव नहीं करना हो, ऐसे प्रॉब्लम्स में कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द कंडीशन. इसलिए मैं बोला था लास्ट क्लास के वो जो कंक्लूजंस थे वो रेडीमेड याद रखना, क्योंकि स्कूल में या मेंस तक का बात करते हैं, नीट में भी मेंस में भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आते हैं प्योरली ऑन ग्राउंड पे ही आते हैं, टिपिकल केसेस आते हैं सेल्डम, लेकिन आते जरूर. मैं क्वेश्चन वाला पार्ट मिटा रहा हूँ ऊपर नीचे सब, ठीक है, आई गेस सबने लिखा हो, ठीक है. ये जो लोग ऑनलाइन कर रहे हो ठंडे में चद्दर के भीतर घुस के क्लास नहीं करने का, ठीक है. हाँ बहुत ठंडा છે ચાદર ફાદર नहीं भाव बोले है बाबू चादर नहीं, आराम से क्लास कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, ठीक है, बहुत कुछ अब कॉन्सेप्चुअल आने वाला है, तो फॉलो करो एकदम मस्त. स्टार्टिंग मारते हैं, देखिएगा सबसे पहले एक बार प्योर रोलिंग का कंडीशन लास्ट क्लास से रिकॉल कर लिया आप सब कि v इक्वल्स टू ओमेगा r होता है, a इक्वल्स टू अल्फा r होता है, ठीक है, एंड कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी 0 होता है. ये सब रिकॉल करने के बाद किसी जनरल लोकेशन में बॉडी को ड्रॉ करो. अच्छा सुनिए, ड्रॉ द बॉडी एट सम जनरल लोकेशन, एकदम स्टार्टिंग है एकदम फाइनल नहीं, समवेयर इन बिटवीन, तो किसी जनरल लोकेशन में मैं ड्रॉ किया. मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है तो सबसे पहला काम जनरली रहता है फ्री बॉडी डायग्राम. यस कुछ तो सीखियो, ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक. अच्छा पहले जो चीजें डिनोट कर देते हैं कस्टमरी चीजें, जैसे कि सर इसका कुछ एक वेलोसिटी होगा राइट नाउ vc, इसका कुछ एक एंगुलर वेलोसिटी होगा सामने की तरफ, अभी तो सामने रोल कर रहा है ना, रोल कर रहा है, मतलब ओमेगा मस्ट बी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. अच्छा एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ तो अबाउट सेंटर एंड एसी हुआ तो अब ऑफ सेंटर, ठीक है. अच्छा एसीएम जो लिखे थे और एसी की बात समझ रहे, हाँ वो सीएम अब लिख नहीं रहे, तो वेलोसिटी, तो राइट नाउ देयर विल बी सम वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड देयर विल बी सम एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, होना ही चाहिए, बहुत बढ़िया. अब फ्री बॉडी डायग्राम रेड में करते हैं. चलो क्या क्या फोर्सेस, सर mg रहेगा इनवेरिएबल, ठीक है, कैन नॉट इग्नोर इट, यस नॉर्मल. जे फोर्सेस को हम
গ্যারান্টি জানা আছে প্রপারলি, ওইগুলো আমি করে নিই। फ्रिक्शन पहले क्यों नहीं करता, आता है रीजन में, लेकिन इतना क्लियर करो कि एमजी नॉर्मल हमको एग्जैक्टली पता है। एमजी विल एक्ट थ्रू द सेंटर ऑफ मास, नॉर्मल बाय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। ठीक है, परपेंडिकुलर ग्राउंड दिख रहा है ना? हाँ। नाउ इन दोनों को छोड़ के, अब इन दोनों को छोड़ के अब क्या रहता है, फ्रिक्शन। लेकिन आप सोचो एक एक करके, यही सब कॉन्सेप्ट का पार्ट था, सुनिएगा चचा। ठीक है, फ्रिक्शन, पहली बात फ्रिक्शन काम करेगा एट कॉन्टैक्ट पॉइंट, ऑब्वियस बात है। इन कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है, रिलेटिव रेस्ट पे। लेकिन रिलेटिव रेस्ट अगर होता तो फ्रिक्शन का नेचर बन जाता है स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी एनीथिंग बिटवीन 0 टू मैक्सिमम। ये जान के रखना, म्यू एन होता है मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैंने फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है टिल लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। लास्ट क्लास भी बोल रहे थे थ्योरी में, वो मैंने बहुत कुछ एग्जांपल दिया था कि मैन वॉक कर रहा है, ये वो। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक है, तो बात है कि यहाँ पे सेल्फ एडजस्टिंग नॉट इन मैग्नीट्यूड बट आल्सो इन डायरेक्शन। जैसे लास्ट क्लास पूछ ही रहे थे शायद कि मैन जब वॉक करता है ना, फ्रिक्शन उसमें सामने की तरफ ही होता है, लेकिन टू ओबे न्यूटन्स लॉ, बहुत कुछ बता रहे थे। मेन चीज ये समझना, ये दिमाग में डालो, आज को फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन मेन चीज ये डालो कि हर बारी में ये नहीं बोलने का कि फ्रिक्शन विल अपोज द मोशन ना। सेंटर का वेलोसिटी नीचे की तरफ से फ्रिक्शन ऊपर होना चाहिए, ऐसा कोई रीजन नहीं है। द रीजनिंग इज रॉन्ग, क्योंकि ये फ्रिक्शन स्टैटिक है, ये काम कहां पे कर रहा है, कांटेक्ट पॉइंट पे। इस फ्रिक्शन जहां पे काम कर रहा है ना, उसको पता भी नहीं चल रहा कि सेंटर कुछ कर रहा है, सेंटर का कुछ कांटेक्ट ही नहीं है ना, फ्रिक्शन काम कर रहा है यहाँ पे, उसको मतलब ही नहीं कि सेंटर किधर मूव कर रहा है। ठीक है, हाँ, कांटेक्ट पॉइंट पे तो कुछ कुछ, और कांटेक्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ऑपोजिट टू वीसी, बोल भी नहीं सकते। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का नेचर डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पे एक डिफरेंट लॉजिक यूज होता है। इस प्रॉब्लम में खासियत क्या, सुनना, गलत लॉजिक से भी सही आंसर आता है। ठीक है, और ये सबसे इजी प्रॉब्लम है एक्चुअली, फॉल द रोटेशन प्रॉब्लम प्योरली, ये एक्चुअली इजी प्रॉब्लम। तो होता है क्या, बुक्स में स्टार्टिंग में बहुत जगह डायरेक्शन समझाते हैं लेकिन रीजन नहीं समझाएंगे। अब रीजन अगर ध्यान से नहीं सोचे तो मतलब वो भूलभाल रीजन से सेम आंसर ला दी, तो समझ रहे हो, हमेशा वो भूलभाल लॉजिक हर जगह लगाओगे और बाकी सब जगह लेकिन गलत आंसर है। ठीक है, इसलिए मैं इतना एम्फोसिस कर रहा हूं द लॉजिक पार्ट। तो पहले क्लियर कर लो कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन को अपोज करने से नहीं बोल सकते, वो गलत है क्योंकि रिलेटिव रेस्ट है यहाँ। ठीक है, आप देखो, पहले समझ लो फिर कॉपी करो। सुनिए, सुन लीजिए, बाद में जिसको जो कॉपी करना करना, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट पार्ट है, सुनो सुनो। देखो, फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं, हम बोलेंगे सर अबाउट सी, अबाउट सी टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा लिख सकता है क्योंकि अल्फा है सर, कुछ तो अल्फा है। आई अबाउट सेंटर मास एक्सिस हमको पता ही है, एम आर स्क्वायर बाय 2, सिलेंडर का रट्टा मारे थे। अच्छा, अल्फा की जगह हब है, क्योंकि भाई वो जो नीचे जाएगा तो एक्सीलरेट करके नीचे आ रहा है, अगर एसी है तो अल्फा भी होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है प्योर रोलिंग में क्या होता है, वीसी इक्वल्स टू ओमेगा आर, एसी इक्वल्स टू अल्फा। लास्ट क्लास डिराइव हो रहा था। ठीक है, इनफैक्ट ये याद कर लेना, लास्ट क्लास ये देखे ही थे कि प्योर रोलिंग में वीसी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, इसी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो आ जाएगा एसी इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, तो मेन चीज अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आई अल्फा इज नॉन जीरो, किछु एक तो हब अल्फा का वैल्यू कुछ एक होगा, टॉर्क का भी वैल्यू होना चाहिए, लेकिन सेंटर के वो नोटिस करो, सेंटर मतलब ये पॉइंट, एमजी का टॉर्क 0, नॉर्मल का टॉर्क 0, मतलब टॉर्क कैन बी प्रोवाइडेड, हाँ कैन बी प्रोवाइडेड ओनली बाय फ्रिक्शन, ओनली बाय फ्रिक्शन। अब यहां से तुम बोलो, तुम खुद को समझाओ या अपने छोटे भाई को या मुझे समझाओ कि सर फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन ऐसे ही एडजस्ट करेगा ताकि नेसेसरी अल्फा वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये नहीं कि उसको अपोज करना है, ये करना है, फलाना करना, ढलना, ये सब मत सोचो। ऐसे सोचो लॉजिक कि फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन ऐसे ही एडजस्ट करेगा ताकि उसको अल्फा प्रोवाइड कर पाए, या इन अदर वर्ड्स फ्रिक्शन मस्ट एडजस्ट सो दैट इट ओबेज दिस इक्वेशन। ये क्वेश्चन का न्यूटन्स लॉ का काउंटर पार्ट। तो याद करा, फ्रिक्शन के चैप्टर से जो लोग पढ़े, मैं बार-बार बोलता हूं, न्यूटन्स लॉ माय बाप, फ्रिक्शन खुद को एडजस्ट करता है टू ओबे न्यूटन्स लॉ। कौन सा कि ये भी टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा भी न्यूटन्स लॉ का ही काउंटर पार्ट है, एफ इक्वल्स टू एम टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। इसी को ओबे करने के लिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन एडजस्ट करेगा। तो आप सोचो, एक अलग एक प्रॉब्लम लेके सोचो, ठीक है, स्पेस में एक अलग से यहीं पे करेंगे, ऐसे सोचो, सेंटर में फिक्स कर दिया, यहाँ पे फ्रिक्शन काम करेगा। फ्रिक्शन हमको पता है टेंजेंट में होता है, टेंजेंट टू सरफेस। तुम खुद बताओ, हमको अल्फा इधर चाहिए, मतलब आई नीड क्लॉकवाइज रोटेशन, তাহলে কি আমি ফ্রিকশন ফোর্সটা এই দিকে দেব নাকি এই দিকে দেব, नीचे या ऊपर? नीचे देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे तो इधर इधर घूमेगा, तो এই দিকে করলে এই দিকে ঘুরবে। আরে টর্কটা কোন দিকে হচ্ছে এর জন্য,
एंटी हो जाता था। सुबह सुबह सही ना, सबका आउट है। अगर फ्रिक्शन इधर होता, ठीक है, तो टॉर्क किसके कारण किधर मिलता, राइट हैंड थंब लगाओ, इसके कारण ये तो इधर घुमा देता ना, इस सेंटर पे फिक्स किया, हिंज किया, इमेजिन करो सेंटर में हिंज किया तो सेंटर का फ्रिक्शन का टॉर्क आता, फ्रिक्शन तो इधर घुमा देता, फ्रिक्शन इधर घुमा के तो अल्फा ऐसे मिलेगा क्लॉकवाइज नहीं, मतलब फ्रिक्शन हैज टू बी द अपर डायरेक्शन, तभी देखो क्लॉकवाइज मिलेगा, क्लॉकवाइज टॉर्क, क्लॉकवाइज रोटेशन, समझ में आया, ठीक है। तो इट कैन बी प्रोवाइडेड ओनली बाय फ्रिक्शन, हेंस its direction is upward। अब देखो क्यों भूल को ए रीजन पे दीजिए कि सर वीसी नीचे बोले फ्रिक्शन ऊपर है, सर वीसी नीचे इसलिए फ्रिक्शन ऊपर है, बहुत ही गलत रीजन देते हैं। मैंने देखा है स्टूडेंट्स लोग को आफ्टर मतलब 6 मंथ्स आल्सो पूछो तो ये गलत रीजन देंगे, प्लीज वो रीजन मत देना, अच्छे से सुन लो सब लोग, वीसी नीचे है बोल के फ्रिक्शन ऊपर नहीं है ना, फ्रिक्शन ऊपर है बिकॉज इट हैज टू प्रोवाइड द नेसेसरी अल्फा, और अल्फा अगर सामने नहीं हुआ तो प्योर रोलिंग नहीं होगा, क्योंकि वीसी जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर है वो तो इधर है, तो हमको पता है वीसी इक्वल्स टू ओमेगा, इधर जा रहा है तो ओमेगा तो इधर ही होना चाहिए ना, तभी प्योर रोलिंग होगा, तभी तो सामने बढ़ेगा, ठीक है। तो भाई अल्फा सामने मतलब क्लॉकवाइज है, फ्रिक्शन हैज टू बी अपवर्ड, ठीक है। अब यही सब चीजें कहां पे ड्रिल करते हैं, लास्ट क्लास में बोलता है असर्शन रीजन में या हाउ वाई में पूछते हैं, व्हाई इज फ्रिक्शन अपवर्ड, तो रीजन लिख के चले आए वीसी को ऑपोजिट, तो गलत, क्यों गलत है, क्योंकि सर वीसी के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं, ठीक है, सेंटर के साथ, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन को पता चल गया। तो अब फाइनली आपने वो जो ओरिजिनल डायग्राम था उसमें इतना कुछ बोलने के बाद तुम अब डायग्राम में जाओ और तब उसके ऊपर ऊपर में दिखाओ, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन का डायग्राम इतना कुछ सोचने के बाद पता चले फ्रिक्शन का डायरेक्शन, ठीक है, मतलब ये दोनों चीजें डालना है, द फ्री बॉडी डायग्राम एंड द रीजनिंग गोज हैंड इन हैंड, ठीक है ना, जैसे जैसे तुम डायग्राम करो ऐसे ये सब बातें सोचते रहो जो राइट हैंड साइड में लिखो, ठीक है ना, तब दिमाग में क्लिक करता है। अब हमको पता चल गया, अब हमको कैलकुलेशंस करना, इक्वेशंस। चलिए इसको लेके कंटिन्यू मारते हैं यार, लाइफ में बहुत, इसको फटाफट करते हैं, देखते हैं टाइम मिलेगा तो हमारा टॉपिक ले लेंगे, कुछ नया शुरू कर देंगे आज को। ओके सो फटाफट इसके इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। तो लाइक अब मैं मैथमेटिकल पार्ट, लाइक लॉजिकल पार्ट खत्म है, अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो टॉट अबाउट सेंटर, अबाउट सी, फिर से लिख देता हूं अबाउट सी, ठीक है, एक एक करके, टॉट इनटू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से क्या है, रेडियस, ठीक है, मोड ऑफ इनर्शिया इज mr²/2, ठीक है, अल्फा, फिर बोले सर फ्रिक्शन टा कितने হচ্ছে mr alpha/2, r अल्फा, अल्फा r तो ac है तो mac/2, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि सर एक इक्वेशन मिल रहा है फ्रिक्शन इक्वल्स टू mac/2, बट ना सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता है ना फ्रिक्शन पता है, दोनों अननोन है। अब आता है मेन, আমরা যখন টর্ক इक्वेशंस लिखी, जनरली আমরা सेंटर अबाउट लिखी तो हम लोग सेंटर मास के अबाउट मोशन देखते हैं। दूसरा होता है सेंटर ऑफ मास के चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट, दूसरा टॉपिक होता है, मतलब जब भी इक्वेशन की बात करोगे ये चीज दिमाग में डालो सब लोग, जब भी रोटेशन के प्रॉब्लम्स करोगे ऑलवेज थिंक लाइक दिस, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। टॉर्क इक्वेशंस बता रहे हैं अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क इक्वेशंस आपको जो भी मिलता है वो अबाउट सेंटर ऑफ मास का मोशन। अब हम लोग बोलते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट मींस मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पार्टिकल। सेंटर ऑफ मास का चैप्टर रिकॉल करो, सेंटर ऑफ मास चैप्टर का मेन कंक्लूजन क्या था, यू कैन रिप्लेस द एंटायर बॉडी बाय अ पॉइंट मास। तो देखो इसके लिए क्या करना है, सुनिए अच्छे से, जो पूरा रिजिड बॉडी है सिलेंडर उसको भूल जाओ, इमेजिन दैट इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ पॉइंट पार्टिकल केप्ट एट इट्स सेंटर ऑफ मास लोकेशन। आप ऐसे इमेजिन करो, ठीक है, एंड देन छोड़ो, एंड देन जितने सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं सबको डायरेक्टली इसी पे अप्लाई कर दो। तो अगर डायरेक्टली इस पे अप्लाई करते हो तो क्या क्या आएगा, mg नॉर्मल, सबको एक ही पॉइंट पे फ्रिक्शन, और इंक्लाइन का डायरेक्शन ये है आपका चचा, इंक्लाइन का डायरेक्शन। अब तुम नॉर्मली जैसे न्यूटन का लगाते थे F इक्वल्स टू में वो लगाओ, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास। ये जो इक्वेशन, यही तो सेंटर मास चैप्टर का एंड कंक्लूजन था। सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम द सेंटर मास चैप्टर वाज दिस, कि कोई भी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ पॉइंट मास, और उसका अगर एक्सेलरेशन देखना चाहते हो, जैसे कि एसी किसका एक्सेलरेशन है, उस पॉइंट का, तो उस पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो तुम उस पूरे बॉडी को रिप्लेस करो सेंटर मास पार्टिकल से, सब फोर्सेस वहीं पे अप्लाई करो, फिर नॉर्मल न्यूटन्स पे अप्लाई करो, जो क्लास 11 के स्टार्टिंग में हो रहा था, टॉर्क नहीं, नॉर्मल न्यूटन्स पे। तो अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो हम लोग वो मेथड करते थे ना, कंपोनेंट लेके ये वो, याद है, तो वही चीज, तो बोलते हैं कि सर शुरू करो, सर इधर एक कंपोनेंट आएगा, वो बोलते थे याद करना mg sin थीटा, हाँ नॉर्मल तो इधर है ही, इधर एक कंपोनेंट आता था mg cos थीटा, जैसे करते थे, याद कर mg cos थीटा, और ये आपका फ्रिक्शन। अब एक एक करके आप लिखना शुरू करो,
आप बोलोगे सर along the incline, हाँ जैसे करते थे हम लोग along incline, ये तो एकदम पुरानी बात है। mg sin थीटा नीचे है तो नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, जो sin थीटा माइनस fr इक्वल्स टू m mac, या सेंटर मास का एक्सेलरेशन के बारे में देखना। आप तुमको अल्फा बल्फा से टेंशन नहीं लेना, तुम पूरे बॉडी को सेंटर पे रिप्लेस करो, तो सेंटर का v सेंटर का a लेके सोचो, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, वन सेकंड, ये टू अननोन्स, बट कोई बात नहीं, ये दो अननोन है, ये दो अननोन, अब रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर के डायरेक्शन में होता है परपेंडिकुलर इंक्लाइन, तो आता है नॉर्मल इक्वल्स टू mg cos थीटा, बैलेंस्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। So as I was like saying last class, don't fumble with Newton's law equations. इतना प्रैक्टिस करो कि न्यूटन्स लॉ एटलीस्ट थंब पे रहे एकदम, ठीक है। लास्ट क्लास जैसे वैसे न्यूटन्स लॉ इक्वेशन लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, ऐसा हालत नहीं होना चाहिए किसी का, ठीक है। वो कर लेते तो लाइक हाफ द बैटल इज डन। सो यू हैव टू इक्वेशंस, सॉल्व इट। चलो सॉल्व करते हैं। आई एम जंपिंग टू द टॉप राइट साइड, टॉप राइट पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा देयरफॉर mg sin थीटा और fr is mac by 2 equals to mac, तो एक्चुअली ac equals to 2g sin theta by 3। वाह, सो सेंटर मास का एसोसिएशन इतना सिंपल आ रहा है जी के टर्म से, 2g sin theta by 3 ऐड कर लेना, वो करना। तो स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो करते रहोगे यू विल गेट एवरीथिंग, ac अल्फा फ्रिक्शन, आप एक एक करके निकलते रहेगा। अल्फा इज ac by r, तो 2g sin theta by 3r, हाँ एग्जैक्टली। फ्रिक्शन इज mac by 2, तो mg sin theta by 3। सबका फॉर्मूला अब मैंने ए से निकल गया, तो फॉर्मूला में पुट करते रहो, आपका आ गया, अल्फा आ गया, फ्रिक्शन आ गया, ठीक है, ओके। और क्या पूछा था, कि काइनेटिक एनर्जी पूछा था, म्यू पूछा। now here's the next part now, ये फ्रिक्शन है स्टैटिक, this friction is static in nature, so it is less than equals to greater than equal to 0, less than equals to mu into n का वैल्यू हम लोग देखा mg cos थीटा, वहां पे पुट कर दो तो म्यू का एक इनइक्वालिटी आने लगेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू वहीं से पता चलेगा, तो mg sin थीटा by 3 less than equals to mu mg cos theta by mg cos theta बस। So getting a very nice thing, mu is greater than tan theta by 3, तो म्यू इज ग्रेटर देन समथिंग होने का मतलब ये होता है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो हमको वही पूछा था, म्यू इक्वल्स टू, ये कहीं पे रुकना होगा तो बोलते रहना, आई गेस सब लोग साइमल्टेनियसली कॉपी कर रहे हो। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू क्वेश्चन में पूछा था, तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू, दिस इज म्यू में, गो थ्रू एवरीथिंग। सेंटर मास के इक्वेशन लिखे हैं मोशन ऑफ सेंटर मास पार्टिकल, तो ये ट्रेंड है, हाँ आप हमेशा अबाउट सेंटर मास देखना एंड मोशन ऑफ सेंटर मास देखना, ठीक है। इन दोनों से आपको दो इक्वेशंस मिलते हैं जनरली, जरूरत पड़ा तो यू माइट हैव टू अप्लाई कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, जरूरत ही नहीं, ठीक है। बट इन जनरल यू नीड टू अप्लाई कांस्टेंट इक्वेशंस एज वेल। तो हम गेटिंग अ मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू व्हिच इज tan थीटा by 3, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हुआ ना तो उसको उतना ग्रिप नहीं मिलेगा थोड़ा। कोई अगर फॉर्मूला 1 रेसिंग कभी देखा है, ठीक है, देखा तो होगा कभी टीवी में, ठीक है, तो उसमें दे यूज ऑफन अ टर्म ट्रैक्शन, ठीक है। थियोरेटिकल बहुत बोलता है कि अगर म्यू ज्यादा नहीं हुआ, इफ द कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इज नॉट वेरी लार्ज, द व्हील्स वोंट गेट एनफ ट्रैक्शन, मतलब ग्रिप जो बोलते हैं, ग्रिप या ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, मतलब दे वोंट बी एबल टू मेंटेन इन देयर पाथ,
they won't be able to maintain pure rolling. टेक्निकली हम लोग बोलते हैं प्योर रोलिंग, ठीक है। तो म्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा होगा तब एनफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन तो चाहिए। इतना समझ में आ गया, फ्रिक्शन इक्वल्स टू mg sin थीटा v3, यही से समझ में आ रहा है। फ्रिक्शन का कुछ एक वैल्यू तो होना चाहिए ना, ताकि उसको अल्फा मिले, ठीक है। फ्रिक्शन हम लोग कैसे लाए थे, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अल्फा टॉर्क, तो फ्रिक्शन को कुछ एक वैल्यू चाहिए। तो उतना वैल्यू होने के लिए उतना ग्रिप, उतना रफ सरफेस होना ही चाहिए। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंक्लाइन प्लेन इज रफ, इट्स नॉट स्मूथ। क्वेश्चन ने किसी बोला থাকবে না, बट इसका मतलब ये नहीं कि स्मूथ मान के चल दे, समझा बच्चा, ठीक है। इट इज रफ। वेलकम। तो सरफेस तो रफ है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। सब निकाल लिए इतना तक, आई गेस सबका कॉपी हुआ, ऑनलाइन ऑफलाइन खत्म। अब आता मेन पार्ट, काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो कोई बोलेगा लास्ट क्लास अगेन रिकॉल करना, लास्ट क्लास एक वेलोसिटी वाला ही प्रॉब्लम लिया था, लेकिन दो तरह से करवाया था, ठीक है, अगर किसी को याद हो। हो गया लिखना। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। खत्म बस। नेक्स्ट स्लाइड, द मेन पार्ट। ये स्लाइड चेंज की ऑनलाइन भी, से रुकना हो तो बोलने का, ठीक है। अब हमको बोला है कि सर जो इंक्लाइन के बॉटम पे पहुंचेगा तो क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो फॉलो करने का। अच्छा, कांटेक्ट पॉइंट अगर एच हाइट से नीचे आता है, ये तो कांटेक्ट पॉइंट यहां से आया है ना, ये सेंटर था तो निश्चय ओमनी को नहीं चौथा हाइट ही सेंटर की बॉडी पर हर एक पॉइंट एच हाइट से ही तब नहीं उतरा, ठीक है, ओके। हाँ, अब बात है काइनेटिक एनर्जी निकालेगा दो तरीका है। कोई बोल सकता है सर काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी को डिपेंड करता है, तो यू कुड गो फॉर दिस, ठीक है, कि सर आप पहले, आपको एसी पता है, एसी से आप वी निकालो, वी से आप काइनेटिक एनर्जी निकालो, कर सकते हो, ठीक है, यू कुड डू दिस। ऑल्टरनेटिवली यू कुड से कि सर फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है, स्टैटिक है, फ्रिक्शन इज वेरी मच प्रेजेंट, बट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज जीरो। वन सेकेंड, यहाँ पे रीजन क्या दोगे, यहाँ पे रीजन है सिंपली कॉन्टैक्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। कब कोई सोचेगा सर एटा की बोल रहे हैं, तो भी एलाबोरेट करते हैं। कॉन्टैक्ट पॉइंट इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट। ये तो लास्ट क्लास देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट बात आप बोले थे, कॉन्टैक्ट पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे रहता है, लेकिन वो कॉन्टैक्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली चेंज करते रहता है। अभी यहाँ पे कोई बी पार्टिकल है, थोड़ी देर बाद कॉन्टैक्ट में कोई दूसरा पार्टिकल आएगा, लेकिन वो लोग जब भी आएंगे, जब भी वो लोग आएंगे, वो लोग हमेशा रेस्ट पे रहेंगे, ठीक है। अब वर्क का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी। क्लास 10 वाला मत बोल देना, एफ एस कॉस थीटा बार बार वन किया, क्लास 10 तक ही था। इंटीग्रेशन जनरल फॉर्मूला का एफ डॉट डी, उसका इंटीग्रेशन। अब बात है डीएल को कैसे लिखते हैं, डीएल को लिखा जाता है वेक्टर्स में, ठीक है, रिकॉल करना एज वी डी टी। वी का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट डीएल अपॉन डीटी, डीएल वेक्टर अपॉन डीटी या डीआर वेक्टर अपॉन डीटी, एक ही बात है, ठीक है। अब बात, ये वर्क जब फ्रिक्शन डॉट डीएल लिख रहा हूं, ये डीएल किस पॉइंट का है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अच्छे से सुनिएगा, ये सब करवाया गया तो मैं अब लिख नहीं रहा हूं। ये जब एफ डॉट डीएल कर रहा है, डीएल है जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन काम कर, तो डीएल उस पॉइंट जिसमें फ्रिक्शन काम कर रहा है उसका ही वेलोसिटी है। अब वो कहां पे काम कर रहा है, कांटेक्ट पॉइंट पे। कांटेक्ट पॉइंट का डीएल देखना है, कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, जीरो, तो डीएल जीरो, डीएल जीरो, तो उसका वर्क जीरो पॉइंट, ठीक है। मैं कांटेक्ट पार्टिकल की बात नहीं कर रहा, पार्टिकल तो चेंज किया, लेकिन जो लोग भी पार्टिकल आ रहे हैं उस लोकेशन पे हर बार उन पे वर्क क्या है, जीरो। तो फॉर अ लार्ज ड्यूरेशन आल्सो वर्क क्या है, जीरो। अगर वर्क जीरो तो देयर इज नो एक्सटर्नल वर्क डन, सो देयरफॉर यू कैन कंजर्व, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी एज वेल, यू कैन कंजर्व एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले वाले में हम लिखेंगे सर, वहां पे सिर्फ स्टार्टिंग में तो वेलोसिटी जीरो था ना, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे रेफरेंस ले लो, तो यहाँ पे सिंपली है एम जी एच, कैपिटल था कैपिटल,
ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल, ये इनिशियल, ये कैपिटल यू ऊपर सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी दैट फाइनली यू विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी के फाइनल कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, रेफरेंस पे आ जाए बस ये आंसर खत्म है। ये क्या कोलेंस है, ये आंसर है, ठीक है खत्म। लेकिन यही मैं वही बोला, दूसरा पार्ट क्या होता, आप एसी से वीसी निकालते, वीसी से फिर काइनेटिक एनर्जी निकालते, ठीक है लंबा मेथड होगा लेकिन आंसर आता है एमजी, ठीक है। अब यहाँ पे और सब पार्ट से पहले इतने कॉपी कर लो, मैं और सब पार्ट दिखाता हूँ। और क्या सुनिए, देखो अगर इस पार्ट में सब पार्ट्स का बात करते हैं जो कि आता है, मैंने नहीं दिया लेकिन आता है। अब कोई पूछा कि सर व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी, सेंटर का वो जो फाइनल वेलोसिटी होगा जब वो हाई टच पे उतरा वो कितना होगा, ठीक है। या बहुत लोग पूछते हैं सर काइनेटिक एनर्जी में ना दो पार्ट होता है एक्चुअली, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, वो भी अब हम लोग लेंगे अब जाके। तो वो तो सिर्फ रोटेशन काइनेटिक एनर्जी से कितना होगा, ठीक है तो बता वो सब हम लोग लेते हैं। तो ये जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, क्या मैं लिखता हूँ, ये जो के आया के फाइनल इक्वल्स टू mgh, मतलब इसके नीचे से हम लोग कटिंग करा, मैं साइड में लिखा, दिस इज व्हाट यू कॉल द टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी इट्स एक्चुअली ब्रोकन अप इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। ये जो फॉर्मूला भी देने वाले हैं इट्स एक्चुअली डिस्कस बैक इन द चैप्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम लोग बोलते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी में दो पार्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी हाँ ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड अबाउट सेंटर ऑफ मास, एंड काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर ऑफ मास। जब हम लोग बोलते हैं ऑफ सेंटर मास, वी एक्चुअली मीन ऑफ सेंटर मास पार्टिकल, मतलब वंस अगेन सिस्टम को कंडेंस कर रहे हो बाय अ स्मॉल पॉइंट, तो मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है हाफ हाँ टोटल मास v cm स्क्वायर, अबे जो सी हो जो भी लिखेंगे, और काइनेटिक एनर्जी अबाउट सेंटर मास, जब अबाउट सेंटर मास बोले मतलब प्योर रोटेशन, मतलब सेंटर मास पे तुम फिक्स कर दियो, मतलब उस दिन वाला फॉर्मूला हाँ, मतलब वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला बस प्योर रोटेशन के लिए ही था, प्लीज आपको रिवाइज करना पड़ेगा नहीं तो ये दिमाग में नहीं रहेगा। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हम लोग इन्वोक करते हैं व्हेन देयर इज प्योर रोटेशन, रोलिंग नहीं, रोलिंग में तो दोनों ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों आ जाते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक्चुअली ट्रांसलेशन रोटेशन कॉम्बिनेशन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर मास, ये ट्रांसलेशन मतलब पूरा बॉडी एज ए पॉइंट मास होके जा रहा है, और रोटेशन मतलब एक ही जगह पे चुपचाप घूम रहा है, बोलता है दोनों को ऐड करोगे तब ये मिलेगा। तो बहुत बुक्स में इसको ऐसे दो कैटेगरी करते हैं, के टी प्लस के आर, ठीक है। के आर है ये वाला पार्ट ऑफ रोटेशन, ठीक है, और वो है के टी ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन हो सकता है अलग से तुमको पूछो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन या व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, सिर्फ एक पार्ट। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अब तुमको एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं मिलने वाला, अंडरस्टैंड एनर्जी कंजर्वेशन से आपको टोटल एनर्जी मिल रहा है। तो कभी वो कभी कभी ऐसा पूछते हैं, एक्चुअली क्या होता है पता है, मैं अपने टाइम को बता देता हूँ, बुक्स में हर जगह ट्रेंड रहता है कि आर या केटी निकालने का, तो लोग कुछ और मेथड यूज करते हैं, एग्जाम में फटाक से जल्दी से पूछ देते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी, अब लोग फिर से वो 12 मेथड करने लगते हैं, तो कि टोटल काइनेटिक एनर्जी एक लाइन से निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे वो लोग बहुत बार करते हैं, तो मतलब बी ऑन द लुकआउट कि आपको टोटल पूछ रहा है या सिर्फ एक पार्ट पूछ रहा है। अब अगर एक पार्ट पूछा तो कंजर्वेशन से नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंजर्वेशन तो टोटल मिल जा रहा है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो क्या, आप यू कैन डू दिस। तो चलो और भी कुछ चीज, मैं अगर वीसी निकाल लिया, अच्छा वीसी और ओमेगा के बीच में वो रिलेशन तो रहेगा, वीसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ओमेगा, नहीं तो प्योर रोलिंग होगा नहीं, तो एवरी स्टेज, तो यहाँ पे भी वीसी नॉट विल बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इनटू आर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ वो ओमेगा पूछा भी तो हम लोग निकाल के कर सकते हैं। तो दूसरा तो अब जो ये तरीका होता है कि ओमेगा फाइनल ओमेगा नॉट या फाइनल वीसी नॉट या ये ट्रांसलेशन वाला, ये सब कैसे निकाले, हम साइड में मिटा के करते हैं, इसी साइड में वन सेकेंड, ठीक है। ऑन द राइट हैंड साइड वाला पूरा चीज मिटा दे रहा हूँ, नॉट नेसेसरी। বাবা সুদীপ তো কত হাই পাচ্ছে রে তোর, তোর দেখে এখন আমার ঘুম পেতে শুরু করবে রে, কি হলো ঘুমোসনি? বাবা ও মানে হয় না, एक स्वीट स्पॉट वाला टाइम होता है, उतना सोओगे तो यू फील कंप्लीटली फ्रेश, उससे कम सोओगे तो आपको थोड़ा वीक लगेगा, उससे ज्यादा सो लोगे तो और सोने का मन करेगा। मुझे लग रहा है तुम टाइम लिमिट क्रॉस करके सो गए हो। क्या नाम था, कुंभकर्ण, कुंभकर्णी,
घूम पेज है यार, बाबा घूम झाड़ से के। हाँ, उसमें जो सिखा दे सब दिखा दे, सोता वही रहे। तो we'll continue with this. हम बोलते हैं कि सर के फाइनल which is mgh, I'm solving it on the right hand side, top right. Total kinetic energy is translation plus rotation half m vc naught ही लिखते हैं इसमें, vc naught square plus half I omega naught square. then immediately आप बोलना कि सर I का वैल्यू ये सब पुट करो, half m vc square. मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, सेंटर के अबाउट, क्योंकि हम लोग रोटेशन अबाउट सेंटर देख रहे हैं, तो एम आर स्क्वायर बाई 2. हियर इज द बेस्ट पार्ट. सर यदि vc को ओमेगा हमेशा होल्ड करता है तो ऑब्वियसली vc नॉट विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट आर. उस फाइनल मोमेंट पे भी vc नॉट विल बी इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू आर. यहाँ पे नोटिस करो एक चीज, एक फैक्टर यहाँ पे देखना, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर एक साथ आ रहा है, उसको कंबाइन करके vc नॉट स्क्वायर कर दो, तो देयरफॉर mgh इक्वल्स टू potential change equals to half m vc नॉट स्क्वायर, और उधर भी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर दैट इज m vc नॉट स्क्वायर बाई 4. तो ये कितना आ गया 3/4. ठीक है, 3/4 आ गया, तो vc नॉट इक्वल्स टू 3/4, तो 4/3 अंडर, राइट. वाह वाह वाह. ठीक है, अब एक्सीलरेशन तो ऑलरेडी निकला था. कोई यहाँ पे अगर सोचे कि सर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा तो यस यू कैन. अगर तुमको लगा कि सर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा तो यस यू कैन, बिकॉज एक्सीलरेशन कांस्टेंट है. ठीक है, तो तुमको ध्यान रखना पड़ेगा s यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज वाला लेंथ हो, नॉट द वर्टिकल हाइट. ठीक है, तो वो निकालना पड़ेगा, सेंटर मास का एक्सीलरेशन लेना पड़ेगा, तो v स्क्वायर आप निकाल सकते हो. vc स्क्वायर कैन बी ऑब्टेन लाइक दिस और लाइक दिस. क्वेश्चन अगर फाइनली vc नॉट पूछता, यू कुड यूज एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी का एक फंडामेंटल आइडिया, यू हैव टू ब्रेक इट इन टू पार्ट्स एंड यू कैन राइट इट. ओके, vc नॉट निकल के तो ओमेगा नॉट निकल जाएगा. ओमेगा नॉट निकल गया तो तुम kt केआर अलग अलग से निकाल सकते हो. केआर इज जस्ट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड kt इज जस्ट हाफ mbcm स्क्वायर. तो अब तो तुम कोई भी निकाल सकते हो, कोई भी पार्ट, कोई बड़ी बात नहीं है. हियर कम्स अ कॉन्सेप्चुअल पार्ट जो हमको मजा आता है. तो आप कितना कुछ पढ़े, आप एनर्जी कंजर्वेशन, kt केआर कॉन्सेप्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो. पढ़ेगा आप धांसू पढ़ाता है. देखो सर, हो गया. नेक्स्ट स्लाइड में जाओ, सबका ऑनलाइन ऑफलाइन चेंज कर दी ये चीज. लास्ट का ही ऑल्टरनेटिव नहीं, इट्स नॉट एन एग्जैक्टली ऑल्टरनेटिव बट एक छोटा सा आइडिया. ठीक, देखो सर, जब वो आर्बिट्ररी लोकेशन पे आप देख रहे थे ना, किसी भी लोकेशन में, इनिशियल फन आर्बिट्ररी में, हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि प्योर रोलिंग कैन बी सीन एज अ कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन रोटेशन, जो कि लास्ट स्लाइड में अप्लाई किया, और इट कैन बी सीन एज प्योर रोटेशन. लेकिन अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट, तो देखो क्या करते हैं, इसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट ये है, लेट्स कॉल इट पी, ऐसे ही बोलो. ठीक, या लेट्स से जी लेता हूँ, जी इज अ पॉइंट ऑन द इंक्लाइन. हियर इज अ नाइस थिंग, আমরা যখন के फाइनल लिखছিলাম ना mgh, फिर मैंने क्या किया था, मैंने दो पार्ट में तोड़ा. ठीक है, ট্রান্সলেশন অফ সেন্টার মাস अबाउट সেন্টার মাস, ওটা করছিলাম বিকজ আমি কম্বিনেশন কনসেপ্টটা ইউজ করছিলাম, রাইট. হিয়ার ইজ দ্য নাইস থিং, the same kinetic energy can be written as pure rotation about contact point. So I can directly write, अच्छे से देखिए, I can directly write half
आई ओमेगा स्क्वायर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, देयर इज नो अदर एक्स्ट्रा टर्म। लेकिन यहाँ पे आई किसके अबाउट होगा, नॉट अबाउट सेंटर, इट विल बी अबाउट द कॉन्टैक्ट पॉइंट विच इज ग्राउंड, तो हाफ आई जी नॉट सेंटर। लास्ट क्लास बोलिए सेंटर का अबाउट जो ओमेगा होगा, हर एक पॉइंट का अबाउट ओमेगा क्या रहता है, सेम, ओमेगा सेम रखो। आप देखो इससे भी, तो इससे अब आंसर सेम आएगा कि नहीं, मतलब वीसी का आंसर, फाइनल वीसी का आंसर सेम, ठीक है। याद है ऐसे करके बोला था कि अगर हम लोग सेंटर के मैंने कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर देखते हैं तो मतलब यू हैव टू इमेजिन कि थोड़ी देर बाद वो ऐसे करके घूम रहा है, तो घूमेगा नहीं इस तरह से, इट कैन नॉट रोटेट लाइक दिस क्योंकि ग्राउंड है, बट यू कैन इमेजिन, ठीक है। तो जी के वर्ड अगर तुम लिखते हो तो यू कैन राइट लाइक दिस। अब देखो आंसर कैसे कैसे सही आता है, एम जी एच आई जी, आप कॉमन आई जी निकालना, वाई जी कैसे निकालो, हाँ वहां पे आएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो बोलेंगे सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अलग से आप पढ़े थे, हाँ तो बोलेंगे सर m r square by 2 which is ICM, पैरेलल एक्सिस ये थ्योरम ये था, प्लस md स्क्वायर। अच्छा सेट एक एक्सिस g से पास कर रहा है आउट ऑफ द स्क्रीन, एक एक्सिस c से पास कर रहा है आउट ऑफ द स्क्रीन, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है r, तो md स्क्वायर विल बी बेसिकली mr स्क्वायर, सो 3/2 mr स्क्वायर, ठीक है, ICM प्लस md स्क्वायर। अब ये यहाँ पे पुट करो, ठीक है, तो हाफ 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा आर फिर से क्या हो जाएगा v, देयरफॉर v इक्वल्स, तो फिर से वही 4gh/3 mm कटा सब कुछ, ठीक है। तो नोटिस यू आर गेटिंग द सेम एक्सप्रेशन, तो ये कुछ नया एकदम मेथड नहीं है, बस आई एम ट्राइंग टू से कि हाउ कैन यू यूटिलाइज द कांसेप्ट दैट देयर इज अ प्योर रोटेशन अबाउट कांटेक्ट टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, ठीक, हां और नहीं, तो काइनेटिक जब बोलने के लिए ये नहीं है कि तुमको कॉम्बिनेशन के साथ तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा, तुम प्योर रोटेशन में देख सकते हो। लास्ट क्लास इसीलिए वो प्योर रोटेशन का कांसेप्ट दिया था कि कांटेक्ट पॉइंट के बाद अगर प्योर रोटेशन देखो तो बहुत सारे प्रॉब्लम फॉर्मूलाज इजी है, आपको काइनेटिक जब एक लाइन में लिख सकते हो, ठीक है, तो बस नोटिस करके रखो। चलो और एक पार्ट ले ही लेते हैं, जस्ट नहीं ये पार्ट एक्चुअली यूज नहीं हुआ इसीलिए मैं सोचा कि दूसरे प्रॉब्लम में दिखाऊंगा, फिर सोचा कि क्या जरूरत है, यहीं पे ले लेते हैं। सपोज कोई पूछता तुमको एंगुलर मोमेंटम फाइनली, ठीक है, तो देखो सुनिए अच्छे से, पहले ना एंगुलर मोमेंटम के बारे में एक जनरल चीज बताते हैं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, उसके लिए हमने स्टडी कर ली, ये लिखना मतलब सुन लो बस, पार्टिकल अबाउट सम पॉइंट हो, उसके लिए था r क्रॉस विद p, और उस पॉइंट से मेजर किया है एंगुलर मोमेंटम प्योर रोटेशन अगर हो रहा है तो हम लोग लिखते हैं, सॉरी नॉट वेक्टर फॉर्मूला, प्योर रोटेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी नॉट अ पार्टिकल, ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये तो एक सिंगल पार्टिकल। अच्छा बाय डेफिनेशन अ सिंगल पार्टिकल कैन ओनली ट्रांसलेट, पार्टिकल को तो कोई शेप एंड साइज नहीं होता कि रोटेट करे, याद करना मैंने बताया था रोटेशन एंड ट्रांसलेशन में ये चीज, एक पॉइंट पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है इसको भी ट्रांसलेशन बोलेंगे, ये रोटेशन नहीं कहलाता, ठीक है। जो लोग स्टार्टिंग से मैंने उन लोगों को एग्जांपल दिया था, वो पूजा का थाला जो होता है ना उसको ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हो, ठीक है, ये ट्रांसलेशन है, लेकिन अगर कोई ऐसे करके घूम रहा है ये रोटेशन, ठीक है। कोई ऐसा है जैसे कि हमारा हमारा जो पैडल जब करते तो पैडल का जो ये रहता है वो कनेक्टिंग रॉड होता है, कनेक्टिंग रॉड ऐसे करके घूमता, तुम्हारा पैडल यहाँ, तुम्हारा पैडल ट्रांसलेट कर रहा है भले वो सर्कल में जा रहा है, लेकिन आपका रॉड रोटेट कर रहा है। रोटेशन का कंडीशन है एवरी पॉइंट मस्ट मूव इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ट्रांसलेशन में क्या होता है सब लोग ही सर्कल में जाते हैं लेकिन कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, ये इस केस में, ओके। फिर मैंने वो सब एग्जांपल दिए थे, जो लोग नहीं किए वो लोग स्टार्टिंग के वीडियोस देखना, बहुत सारा लॉजिक था। मैंने बोला था कि बॉडी के अंदर एक लाइन ले लो और देखो कि वो लाइन अपना ओरिएंटेशन चेंज कर रहा है, तो अगर ये जैसे पैडल है, ये एक थाला है जैसे आरती उतार रहा है, ठीक है, उसमें एक लाइन ले लो, वो लाइन का ओरिएंटेशन हमेशा पैरेलल है, अगर पैरेलल है ओरिएंटेशन मतलब ये ट्रांसलेशन ही कहला है, लेकिन रॉड के अंदर एक लाइन ले लो वो पैरेलल है अपने नहीं रोटेट कर, ठीक है। तो भाई ये सब चीजें ध्यान रखो क्योंकि यहाँ पे काम में है। तो मैं जब पार्टिकल की बात करूँ पार्टिकल का ओनली टॉक अबाउट ट्रांसलेशन, उसमें रोटेशन हो ही नहीं सकता। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए एक रिजिड बॉडी के लिए ऑफ रिजिड बॉडी, ठीक है, प्योर रोटेशन हो सकता है,
तो उसमें आई ओमेगा फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर एंगुलर मोमेंटम किसी रिजिड बॉडी का ही निकालना है, सिस्टम पार्टिकल्स का, लेकिन वो ट्रांसलेशन भी कर रहा है, रोटेशन भी कर रहा है इन कंबाइंड मोशन या इन जनरल मोशन। तो जैसे कि काइनेटिक एनर्जी का दो ग्रुप किया, यहाँ पे दो ग्रुप करना पड़ता, हम लोग ऐसे लिखते हैं एल वेक्टर इक्वल्स टू एलसीएम मैक्सवेल एंड एक एल प्राइम लिखता हूं। एलसीएम वन सेकंड डिनोट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास पार्टिकल। हाँ, ऑफ सेंटर मास पार्टिकल मतलब पूरे बॉडी को रिप्लेस कर दो बाय पॉइंट मास। जैसे ही पॉइंट मास से कर दोगे तुम्हारे दिमाग में ये फॉर्मूला आएगा, क्योंकि ये तो पॉइंट मास के लिए, ठीक है। तो एलसीएम लिखने का मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट मास। तो जैसे पॉइंट मास से इमेजिन करोगे अप्लाई दिस फॉर्मूला, लेकिन हाँ ध्यान रखना पड़ेगा किस पॉइंट के अबाउट। तो वो हम दिखा देते हैं एग्जांपल लेके। तो कोई एक पॉइंट बोला रहा है, तो ऑफ सेंटर ऑफ मास पार्टिकल एल प्राइम है अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस, ठीक है। लेकिन यही बात अबाउट सेंटर ऑफ मास एक्सिस मतलब फिक्स्ड एक्सिस मतलब प्योर रोटेशन, उसमें लेकिन कौन सा फॉर्मूला, ये। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन और वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन देके करना पड़ेगा आपको। तो जैसे कि एलसीएम, तो एग्जांपल है, तो छोड़ो, तो भेबल आपने एग्जांपल डाली, देखिएगा, पहले समझ लो फिर आपको कॉपी करते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सुनो बस। ये पॉइंट हो जहां पे वो स्टार्टिंग में था, इक्वल्स टू 0 था स्टार्टिंग। अब यहाँ पे पहुंचा, तुमको फाइनल वेलोसिटी पता, ओमेगा पता, सब पता, बीसी नॉट सब पता, ठीक। किसी ने तुमको पूछा ऐसे वाला क्वेश्चन दिया, फाइंड द फाइनल एंगुलर मोमेंटम, मतलब इस केस में फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट, वो मतलब वो जो स्टार्टिंग में पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट जो ग्राउंड पे कॉन्टैक्ट, वो इंक्लाइन प्लेन पे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट था, उस पॉइंट के अबाउट स्टार्टिंग में जहां पे था, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम निकालो फाइनल। एंगुलर मोमेंटम ये पोजेस कर रहा है बॉडी, लेकिन एंगुलर मोमेंटम लाइक टॉर्क इट मस्ट बी टॉक्ड अबाउट सम पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट। तो तुमको बोला कि एंगुलर मोमेंटम निकाला अबाउट दिस इनिशियल कॉन्टैक्ट पॉइंट, वहां पे भी है नहीं, अभी है यहाँ पे, इस मोड में निकाल। तुम बोलोगे इस तरह से प्रोसीड कर, ऑफ सेंटर मास अबाउट सेंटर मास, ऑफ सेंटर मास, ऑफ सेंटर मास जब सोचोगे तो करना क्या, यू इमेजिन कि बॉडी बॉडी नहीं है, मैंने रिजिड बॉडी नहीं है, देयर इज एक्चुअली अ पॉइंट मास। इमेजिन करो ना बस, पॉइंट मास वीसी नॉट से जा रहा है, ठीक है। अब नॉर्मली पॉइंट मास के लिए आर क्रॉस भी करेंगे, लेकिन हमको पता है टॉर्क के टाइम से देख रहे हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट वाले प्रॉब्लम्स आते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट ना करे, আমরা मैग्नीट्यूड आगे लिखे ना वो p into r परपेंडिकुलर, फिर डायरेक्शन अलग से देखेंगे। तो यहाँ पे ये आइडिया लगा, ओके अबाउट मैं बोलता सर मैग्नीट्यूड लिखता है p into r परपेंडिकुलर, p किसका, सेंटर ऑफ मास पार्टिकल का भाई। तो मैं बोलूंगा सर p सेंटर मास पार्टिकल का, सेंटर मास ये है m vc नॉट, मतलब मोमेंटम हुआ m vc नॉट। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन ऑफ मोशन है इसको एक्सटेंड करो, जैसे कि फोर्स में बोलते थे ना लाइन ऑफ एक्शन, यहाँ पे होता है मोमेंटम के डायरेक्शन को एक्सटेंड करो। हमको ये p into r परपेंडिकुलर निकालना है, r परपेंडिकुलर क्लिक कर रहा है तो डायरेक्शन, ये तो मी p हुआ, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। अच्छा वो तो सेंटर था ना, ये तो रेडियस होगा, देख के नहीं लग रहा है, लेकिन vc नॉट into r खत्म, ये हो गया आई एलसीएम का फॉर्म, लेकिन डायरेक्शन समझाना पड़ेगा, ठीक। ओके अबाउट मैंने ऐसा कर सोचा, ओके अबाउट घूमने का किधर ट्राई कर रहा है ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके अबाउट ये सामने जाने का ट्राई कर रहा है, मतलब क्लॉकवाइज सॉर्ट, इसको ओके अबाउट घुमाने का ट्राई कर, सोचिए किधर घूम क्लॉकवाइज, तो मतलब क्लॉकवाइज करो, राइट थंब जरा हाथ से लगाओ, क्लॉकवाइज अगर हाथ में घुमाते हो थंब किधर होगा, इनटू द स्क्रीन, ठीक है। उसको सपोज पॉजिटिव ले लिया, या बोल दिए सर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, कुछ एक बोल दो कि सर क्लॉकवाइज या इनटू द स्क्रीन, इनटू स्क्रीन या क्लॉकवाइज वाले इनटू द स्क्रीन वेक्टर टॉप, उसको मैं पॉजिटिव लेता हूं, मैंने बाहर की तरफ नेगेटिव, এটা করতে কেন হয় कि सर सपोज किसी प्रॉब्लम में ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हुआ, और तुम हर बारी में क्या किया डायरेक्शन ना देख के बस मैन्युअली क्या ऐड कर दिया, गलत हो जाएगा। आफ्टर ऑल ये वेक्टर है ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो एम वी सी नॉट आर मैं पॉजिटिव रखता हूं प्लस एल प्राइम अबाउट सेंटर मास एक्सिस, ये सबसे इजी। इसके लिए ना तुमको ग्राउंड देखना है ना ओ देखना है, कुछ नहीं, हाँ ना ओ ना ग्राउंड ना कुछ, बस सेंटर मास एक्सिस। तो इसके लिए तुम सोचो अलग से, बस यहाँ पे फिक्स हो गया। और इसके बढ़िया ओमेगा ओमेगा नॉट से घूम रहा है, इस बार भी क्लॉकवाइज, थंब का डायरेक्शन अंदर,
मतलब पॉजिटिव, और इस बार रिजिड बॉडी प्योर रोटेशन है तो कौन सा फॉर्मूला आई ओमेगा, तो पाती आई ओमेगा। मैं यहाँ पे आई ना लिखा आई से लिख दो तो एम्फोसाइज क्या टॉकिंग अबाउट सेंटर मास एक्सिस मोमेंट हो गया, तो और m r स्क्वायर बाई 2 तो आ गया आपका। अच्छा वेक्टर का मॉड कर देते हैं, मैंने जो भी डायरेक्शन आएगा लेट से बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा नहीं बाहर पॉजिटिव था क्लॉकवाइज, हाँ उसको पॉजिटिव लेते हैं अंदर इनटू स्क्रीन, ये भी इनटू स्क्रीन पॉजिटिव, तो इन दोनों का रिलेट करो। एम वी सी नॉट आर आईसीएम था एम आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा, ओमेगा एक्टा आर था एक बार, एक ओमेगा आर आपका वी सी नॉट हो जाएगा, तो वी सी नॉट वो तो पता ना फाइनल वेलोसिटी वी सी नॉट इक्वल्स टू ओमेगा नॉट आर, ठीक है। और वी सी नॉट का वैल्यू तो पता ही, तो पुट कर लेना, फिर से वही तरह का फैक्टर आ रहा है 3/2 एम आर वी सी नॉट, ये एक हट गया, हाँ वी सी नॉट, और वी सी नॉट का वैल्यू जो रूट जो भी था रूट 4gh/3, हाँ वो पुट कर लेना, आगे एंगल मोड क्लियर है। तो दिस हाउ यू प्रोसीड टू एंगल मोड, तो इसमें तुमको ये नया फॉर्मूला जानना और कैसे सोचना है समझ, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। एक्सीड वही कर सकता है मे बी, देखते हैं ना, थोड़ा सा एक्सीड करो 5 मिनट जैसे होता है, ठीक। अच्छा ओ अच्छा भाई फोटा वो, ठीक है। क्या लगन कब से है, शुभ लगन कब से है, अब कुछ टाइम नहीं होता, 9 से 11 है, रेडी होने क्या शर्ट पैंट में उस ना, हाँ हाँ हाँ, अच्छा तुम लोग को टाइम लगता है ना, 1 घंटा, ठीक कोई बात नहीं। तो हाँ जो प्रॉब्लम जो दूसरा प्रॉब्लम लेना था वो ये था, ये टाइप लिए नहीं हमने, ये लेते हैं सपोज ये कोलिजन प्रॉब्लम, ठीक है। मैंने ऐसा प्रॉब्लम अगेन स्कूल ये सब में आता है कॉमन है, बट अब ये सब प्रॉब्लम तो कोलिजन कॉन्सेप्ट लगता है, समझो कि क्या है, खुद ही समझ पा रहा हूँ, इट्स अ रॉड, ठीक है, मास एंड लेंथ है हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम द सीलिंग, ठीक है, रेस्ट पे इक्विलिब्रियम पे कोई गल नहीं। अब बोला है देयर इज अ देयर इज सम पॉइंट ऑफ एम, बुलेट पकड़ लो कुछ, ये इसका वेलोसिटी है वी नॉट, ठीक है, इट was flying horizontally at a height of L/4 from the bottom, ठीक है। तो रॉड, एक रॉड एकदम वर्टिकल है, एक बुलेट एकदम उस पर फायर किया गया, कॉल ऑफ ड्यूटी एकदम, ठीक है, वी नॉट से स्पीड से, कैपिटल एम स्मॉल एम एल L/4 ये सब दिया हुआ है, एवरी डेटा इज गिवन, ठीक है, ये सब डेटा इज गिवन, तुमको बोला है लिख देते हैं क्वेश्चन, आफ्टर collision small m sticks to rod, find number one angular velocity just after collision, number two velocity of center of rod just after collision, and क्या, अरे नहीं ये क्या करता है, मतलब ये रिसेंटली ना बोलना सीखा, he has understood the concept of no, ठीक है। हाँ उसको कॉन्सेप्ट पता चला कि कोई चीज मुझे पसंद नहीं है तो मैं ना बोल सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहले जोर जोर से खिला देते थे, अब उसको नहीं खाना है तो हाथ बढ़ा के ना 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 ऐसे करने लगता है, बाहर से भी ऐसा करता है, उसको बाहर घुमाने ले गए, अब तो उस घर के अंदर ला रहे हैं, उसको नहीं खाना घर के अंदर, वो ना ना करने लगेगा,
लेवल का आदमी है भाई। तो ये दो चीज निकालना, और भी एक चीज निकाल सकते हैं लेकिन बात की बात है, छोड़ो। क्या नॉट exactly like topple, not exactly, but it's more of like collision. collision करते हो ना, just before, just after. ठीक। इसमें थर्ड पार्ट भी लिख ही लो, क्यों छोड़ के रखोगे थर्ड पार्ट, एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग collision। सब इजी पार्ट है, मेन पार्ट जो है वो बस दिखा के दूसरे प्रॉब्लम में जाएंगे। इसमें अगेन कॉलिजन पता रहा तो आप बहुत इजीली कर पाओगे, आपको बहुत डिटेल्स में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिटेल्स में उतना चाप नहीं लेगा, लेकिन स्टिल मैं बेसिक से बता देता हूँ, सुनो क्या रहता है। ये जो पूरा सिनेरियो है, इट्स अ कॉलिजन प्रॉब्लम। अब कॉलिजन में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन लोगों को नहीं पता है जानो, कि जिन लोगों को पता है थोड़ा रिकॉल करो, ठीक है। कॉलिजन जब भी होता है, एक एक करके सुन रहिए, कॉलिजन में देयर इज ऑलवेज अ सडन चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। और जैसे कि ये रॉड पहले रेस्ट है, इसका फटाक से वेलोसिटी से स्विंग करेगा, ठीक है। तो जो चेंज हुआ दैट इज लाइक फटाक से, और फटाक का मतलब ये जस्ट सडनली होगा, ठीक है। तो मेन चीज है दिस इज अ कॉलिजन प्रॉब्लम बिकॉज यहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे दे विल बी टेकिंग प्लेस सडनली। पहला चीज है कॉलिजन में चेंज इन मोमेंटम सडनली होता है। सेकंड, कॉलिजन के टाइम पे जो सडन चेंज इन मोमेंटम है, ठीक है, डीपी अपॉन डीटी अगर कभी लिखने का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज एक्चुअली अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी, क्योंकि टाइम कम है, सडन हो रहा है, टाइम कम है लेकिन चेंज इन मोमेंटम अच्छा खासा होता है। रॉड रेस्ट पे है एंड सडनली स्विंग कर जा रहा है, तो सडनली वेलोसिटी एक्वायर कर ले रहा है, ठीक है। मतलब रॉड का पूरा मोशन क्या होता है, पहले वेलोसिटी जीरो, फिर सडनली वो वेलोसिटी एक्वायर करेगा, मतलब वहीं पे रहते रहते वो मूव नहीं करेगा, वहीं पे रहते रहते बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल जो भी फोर्स है ये धक्का खा रहा है, बिकॉज ऑफ दोस फोर्सेस जो भी चिपकेगा तो एक धक्का खाएगा, दोनों के बीच में फोर्स होगा, बिकॉज ऑफ दैट वो वहीं पे रहते रहते एक वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे ऊपर राइज करेगा। अब जब ऊपर राइज करेगा तो डेसिलेट करते करते राइज करेगा, एंगुलर डेसिलेशन, तभी ना जाके इट विल बी लाइक अ पेंडुलम। पेंडुलम में ऊपर राइज करता तो ऊपर राइज करते रहता ना, कुछ दूर पे जाके स्टॉप करता। तो इसके ऊपर जब राइज करेगा तो वो स्टॉप करके फिर वो वापस आएगा, ठीक है। तो इस मोशन के दो पार्ट होता है, पहले भी रॉड एकदम स्टार्टिंग में भी रेस्ट पे था, और जब वो एकदम यहां पे पहुंचेगा तब भी रेस्ट में, बीच में क्या हुआ, सडनली वेलोसिटी आया और फिर उसके बाद से डिसलेट भी किया एक्चुअली है। तो ये जो मोशन है जो वो धीरे धीरे कर रहा है, धीरे धीरे मतलब क्या, ग्रेजुअली कर रहा है, जो कि सडन नहीं है, ये जो ये टर्निंग, दैट इज अ नॉर्मल मैकेनिक्स प्रॉब्लम, लेकिन ये जो सडन चेंज होता है दैट इज अ कोलिजन प्रॉब्लम, ठीक है। इतना कुछ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोलिजन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि कोलिजन में जो भी सडन चेंजेस होते हैं दे आर ड्यू टू इंपल्सिव फोर्सेस। देयर इज अ कैटेगरी ऑफ फोर्सेस, हमने बोला था इंपल्सिव फोर्सेस का मतलब क्या होता है, फोर्सेस व्हिच आर लाइक वेरी ह्यूज इन क्वांटिटी बट सडनली आते हैं। एक्चुअली ये जो बॉल, ये जो स्मॉल है मैंने ड्रॉ किया, ये जब इसका धक्का खाया उनके बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा वो सडनली ह्यूज अमाउंट में आया, उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। तो कोलिजन में सडन चेंजेस इंपल्सिव फोर्सेस के कारण होता है, और कोलिजन के प्रॉब्लम में हम लोग नॉन इंपल्सिव फोर्सेस को इग्नोर कर देते हैं। नॉन इंपल्सिव फोर्सेस बोलने का मतलब जो लोग सडनली ह्यूज वैल्यू में नहीं आते, जो लोग नॉर्मल वैल्यू पे रहता है, जैसे कि एमजी, एमजी हमेशा कांस्टेंट ही रहता है एमजी। तो ड्यूरिंग दैट स्मॉल इंटरवल ऑफ कोलिजन, उतने देर के लिए, मतलब रॉड जब जीरो से बस एक्वायर किया है वेलोसिटी, उतने देर के लिए तुम एमजी का हर कंट्रीब्यूशन भूल जाओ, फॉरगेट इट। लेकिन हाँ, जब वो राइज करेगा ऐसे करके तब तो एमजी का कंट्रीब्यूशन लेना है ना, लेकिन एमजी के कारण ही तो डिसलेट करता है पीछे की तरफ, पोटेंशियल एनर्जी उसी के कारण आता है, तब लेना। तो जब प्रॉब्लम लार्ज ड्यूरेशन के लिए हो रहा है तब तुम एमजी जैसे फोर्सेस को इग्नोर मत करो, तब रखो उन लोग को, ऑब्वियस बात है, जो कि इतने दिन मैकेनिक्स में कर रहे हैं हम। लास्ट प्रॉब्लम में एमजी एमजी लिए थे तो तभी तो पोटेंशियल एनर्जी आया था, वो लॉन्ग रन प्रॉब्लम था। लेकिन सडन चेंजेस जहां पे होते हैं वहां पे आप एमजी फोर्सेस या नॉन इंपल्सिव फोर्सेस को इग्नोर कर दो, ठीक है। यहाँ पे और भी फोर्स आएंगे इंपल्सिव फोर्सेस जो कि हिंट से आएगा, लेकिन छोड़ो। तो आज उतना नहीं, आज सिंपल चीज पहले समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या है। हम बोलते हैं कि सर अच्छा ये डायग्राम में डेटा सब कॉपी है सबको, ठीक है, डेटा मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, तो रुक जाओ, डेटा मिटाने का एक इंपॉर्टेंट रीजन, हम बोलते हैं सर क्वेश्चन मिटा दो, मतलब ये जितना कुछ जो बका वो पूरा मैं लिख नहीं सकता क्योंकि ये पूरा कोलिजन का चैप्टर था। कोलिजन जो अटेंड किया था देखना पहला क्लास में मैंने पॉइंट वाइज बहुत कुछ आइडियाज बोले थे, वो यही सब आइडियाज थे। देखो
मैं स्टार्ट ऐसा करता हूँ, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ये चीज पहले समझ लो फिर कॉपी करो, ऐसा कुछ। देखो थोड़ा मोटा हो गया, क्या लकवा मार गया। स्टार्टिंग में हम बोलते सर दो डायग्राम, आप ये ऑब्वियसली आफ्टर यू गेन प्रैक्टिस अभी दिमाग में करता हूँ, ठीक है, ओके, आपको लिख लिख करना नहीं है, लेकिन अभी जैसे ऐसे बताता है, इमेजिन लाइक दिस, प्रॉब्लम करोगे तो ऐसे सोचो डायरेक्टली, डोंट जंप इनटू द इक्वेशंस, थिंक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इवॉल्व कैसे करें, तो जस्ट बिफोर कोलिजन ऐसा, ठीक है, इसका कोई ओमेगा है घंटा, इसको कोई वी है, यस वी नॉट, वी नॉट था ना, यूज ऑफ वी नॉट बोले तो वी नॉट, और एक है जस्ट आफ्टर, तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, जस्ट कोलिजन क्वेश्चन में बोला हुआ था कि स्मॉल एम जो स्टिक कर जा रहा है, अरे भाई स्टिक कर गया मतलब यहाँ पे चिपक गया, ठीक है, अब क्या, अब दोनों एक साथ मूव करेंगे, स्टिक का मतलब ही क्या है, दे मूव टुगेदर, तो मैं बोलता सर इसको एक ओमेगा मिल गया, लेट्स सर, ये ओमेगा कैसे मिला, सडनली, इसको जो ओमेगा मिला उसके कारण ये घूमना शुरू किया, इसके साथ साथ ये भी घूमे, ठीक है, अब बात है इसका वेलोसिटी, ये इसका वेलोसिटी का वी नॉट रहेगा नहीं, एवरी वेलोसिटी इन कोलिजन विल चेंज सडनली, तो इसका वेलोसिटी कैसे होगा, हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, सर इस पॉइंट क्या बोलते हैं, प्योर रोटेशन हो रहा है ना, और प्योर रोटेशन में हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा, ठीक है, तो हम सब पॉइंट का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, तो मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि सर एक चीज नोटिस करो, ये ए है, ये सी, सी नहीं, बी था, ये जहां पे धक्का का है, लेट्स कॉल दैट पॉइंट डी, तो डी जो पॉइंट है, अच्छे समझिएगा, डी जो पॉइंट ऑन द रॉड, सुनिए अच्छे से, रॉड पे जो पॉइंट है उसका जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का वही वेलोसिटी होगा, चिपके हुए, दो बॉडी चिपके हुए मतलब दोनों एक साथ मूव कर, इन अदर वर्ड्स ऐसा सोच सकते हो कि सर ये पॉइंट पार्टिकल एंड रॉड के बीच में स्लिपिंग नहीं, दे आर मूविंग टुगेदर, नो स्लिपिंग, और लास्ट क्लास के मतलब नो स्लिपिंग मतलब कांटेक्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम, तो हाँ रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, तो मतलब ये जो बीड है, बीड का वेलोसिटी और डी पॉइंट का वेलोसिटी, बॉल का डी पॉइंट का वेलोसिटी सेम, वहां पे चिपका हुआ है, गलती से ये मत बोल देना, এটা খুব कॉमन मिस्टेक তাই জন্য একটা হাইলাইট করছে, অনেকজন ভাবে স্যার धक्का खाने के बाद ना इसका वेलोसिटी इक्वल्स टू सेंटर का वेलोसिटी होगा, नहीं भाई वो सेंटर पे थोड़ी धक्का खा है, चिपका कहां पे उस पॉइंट के बारे में सोचो, तो आफ्टर कोलिजन एक्चुअली रॉड का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लेकिन अगर मैं सिर्फ v का बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m, ठीक है, फाइनली mf, वेलोसिटी स्मॉल m फाइनली इज एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ डी पॉइंट, एंड वेलोसिटी ऑफ डी पॉइंट के लिए क्या करोगे, ओमेगा इनटू r, अब यहां से r कितना था, नीचे से l/4 तो ऊपर से 3l/4, समझे बात, ठीक है, तो ये डिस्टेंस 3, ठीक, मैंने अपने ऐसे वैल्यूज निकाले, हमने देख लिया अच्छा हो क्या रहा है, ठीक है, अब बात है ड्यूरिंग दिस कोलिजन प्रॉब्लम, तो पहला प्रॉब्लम इतना दूर तक ही, इस प्रॉब्लम के बाद देख सपोर्ट से ही बोल रहा हूं, हाँ सपोर्ट क्या होता है, बोलते हैं कि सर कोलिजन के बाद ये कितना ऊपर उठा, तो वो भी आता है, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन मैं बस कोलिजन के बारे में पहले दिखा दे रहा हूं। इस प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले बोलते हैं कि हाउ डू फाइंड ओमेगा, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन, आप ऐसा बहुत सारे प्रॉब्लम्स टेंडेंसी देखोगे थ्रू आउट 11, ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स का करने का तरीका क्या होता है, वो मेन चीज हाईलाइट करना, यहाँ पर हम लोग ये आइडिया लगाते हैं, सर सुनिएगा अच्छे से, पहले ही समझ लो, सो फॉर द सिस्टम ऑफ रॉड प्लस बॉल प्लस और कुछ लेना है, देखो टॉर्क अबाउट ए क्या है, टॉर्क अबाउट ए ड्यूरिंग कोलिजन, बट ड्यूरिंग दैट स्मॉल इंटरवल ऑफ कोलिजन, जब तक वो कोलिजन हो रहा है, मतलब बिफोर एंड आफ्टर के बीच में, थ्रू ए पॉइंट के बाद टॉर्क क्या क्या, तो मैं बोलूंगा सर नोटिस करो, यहां से एक्चुअली एक हिंज फोर्स आएगा, ए पॉइंट पे कांटेक्ट है ना, एक हिंज फोर्स होगा, लेकिन जो भी होगा वो तो वहीं से पास करेगा, उसी पॉइंट से पास करेगा हिंज फोर्स, हाँ वही बात, हिंज फोर्स है, इन लोगों के बीच में नॉर्मल होगा, इन लोगों के बीच में, बट वो सिस्टम के लिए इंटरनल है, टॉर्क हमेशा लिया जाता है एक्सटर्नल, इनके बीच का जो भी नॉर्मल है, जो मैं बोल रहा था इंपल्सिव होगा, वो तो इंटरनल है, फर्क ही नहीं पड़ता, भूल जाओ, सिस्टम ले लिए तो रॉड प्लस बॉल, इस पूरे सिस्टम के लिए, इस पूरे सिस्टम के लिए वो इंटरनल है, एक्सटर्नल में एक हिंज फोर्स आ रहा और एक वेट आ रहा, ठीक है, लेकिन अभी मैंने बोला कोलिजन में आप वेट को इग्नोर कर सकते, पहली बात अगर इग्नोर नहीं भी किया तो उसका टॉर्क तो जीरो आएगा, क्योंकि भाई mg तो इधर ही काम कर रहा है ना, लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू पॉइंट ए, ठीक है, तो mg का टॉर्क जीरो है, बट एज सच कोलिजन के टाइम से तुम ये भी बोल सकते हो कि सर mg का टॉर्क लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि mg तो नॉन इंपल्सिव है, कोलिजन के टाइम पे ड्यूरिंग कोलिजन, ये इधर ड्यूरिंग कोलिजन की
कंसिडर ओनली इम्पल्सिव, इस बार फोर्स ना बोल के हम लोग बोलेंगे इम्पल्सिव टॉर्क। ऑब्वियसली इम्पल्सिव टॉर्क इम्पल्सिव फोर्स के कारण ही हुआ। इम्पल्सिव टॉर्क बोलने का मतलब कोई टॉर्क जो सडनली किसी फोर्स के कारण आता है और वो फोर्स सडनली ह्यूज अमाउंट में होता है, अरेज करते हैं। कोलिजन प्रॉब्लम, कोलिजन के चैप्टर रिवाइज करो तो ये चीज पता चल जाएगा, ठीक है। सो कंसीडर ओनली इम्पल्सिव टॉर्क, अगर सिर्फ इम्पल्सिव टॉर्क ले, ठीक है, तो mg लेने की कोई जरूरत नहीं है। हिंज फोर्स में भी इम्पल्सिव होता है एक्चुअली, नॉर्मली इंटरनल लेने की कोई जरूरत नहीं। सो बेसिकली टॉर्क अबाउट ए 0 हो गया। अब टॉर्क अबाउट ए अगर 0 हो गया तो इसका इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन होता है, वो होता है ये चीज, द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए इज कांस्टेंट विद टाइम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये डिराइव हुआ था एक क्लास, वो जो बोलोगे कि अप्लाई, हाँ अप्लाई नहीं हुआ था, बोल देता हूँ सर। टॉर्क का फॉर्मूला है, याद करना, dl अपॉन dt। जैसे फोर्स इज dp अपॉन dt, टॉर्क इज dl अपॉन dt, ठीक है। सो टॉर्क अगर 0 मतलब डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव 0 मतलब वो चीज विल बी कांस्टेंट विद टाइम। कि कौन सा टाइम, वो जो कोलिजन के बीच का टाइम। सो ड्यूरिंग द कोलिजन टाइम इंटरवल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट इज कांस्टेंट। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, फाइनल लिखेंगे, इक्वेट करेंगे, वहां से ओमेगा निकालेंगे। हमारा काम क्या था, हम लोग मेन क्वेश्चन था ओमेगा नॉट निकालना, निकल जाएगा। बस इतना पहले कॉपी कर लो, फिर मैं लिख के दिखाता हूं। पहले इनिशियल को स्ट्रेट है फाइनल। हाँ वो लैंडस्लाइड उसे होगा, अभी सही रहता है। अच्छा, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इसको देख के खत्म करते हैं। तो ठीक है, वो एल इनिशियल एल फाइनल सिस्टम का लिखना है, ए के अबाउट लिखना है। अभी हम लोग देख लिए, तो तोड़ तोड़ के कैसे लिखते हो, मैं ऊपर में लिखता हूँ एल इनिशियल। सिस्टम में दो बॉडीज हैं, आप दोनों का सेपरेटली लिखो, ठीक है, दोनों का सेपरेटली। पॉइंट मास, ये तो पॉइंट मास है, पॉइंट मास का एंगल कैसे लिखते हैं, वो लिखे था पी इंटू आर परपेंडिकुलर। तो पी है इसका एम वी नॉट, एंड ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 3l/4, 3l/4 प्लस बॉडी का भी, ये रिजिड बॉडी का, लेकिन रिजिड बॉडी तो ओमेगा 0 है ना, तो स्टार्टिंग में कुछ नहीं है हमारा, स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही टर्म है एम वी नॉट 3l/4। अब एल एफ फाइनल, एल एफ फाइनल, फिर से दो बॉडीज को तोड़ तोड़ के चाहो तो लिखो ना। हियर इज दिस नाइस, सुनिए अच्छे से। एल एफ फाइनल आप दो तरह से लिख सकते हो। एक्टर, आई हैव टू डिफरेंट बॉडीज एम एंड कैपिटल एम, तो दोनों को मैं सेपरेटली लिखूंगा। लेकिन जस्ट थिंक, दूसरे टाइप ऑफ मोशन देखिए, प्योर रोटेशन, चिपक के आ रहे तो दोनों प्योर रोटेशन कर रहे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ये सुनिए, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास लेंगे, पॉइंट उसका फिर लिखेंगे, ठीक है। तो विल टेक द स्टेप लेटर, वो सब वैराइटीज आने वाला, मैं सिंपल वाला लेता हूँ। मैं देखता हूँ एक सिस्टम अगर मल्टीपल बॉडीज है, दोनों का सेपरेटली लिखो तो इजी होता है। तो पॉइंट एट सेंटर मास पता समवेयर हियर में भी माने सेंटर है L/2 तो आपने माने पूरा सिस्टम है বুঝতে আমরা পড়তাম না ক্যাপিটাল এম আর স্মল এম থাকলে ওদের মাঝখানে একটু কোথাও আসবে অমনি করে, মানে ক্যাপিটাল এমটাকে রিপ্লেস করবে সেন্টার মাস, हाँ একটু नीचे আসবে। तो दोनों का सेपरेट लिखो। पॉइंट मास का क्या होगा, m, इसका वेलोसिटी के नाम पे v जो हमको निकालना है, ठीक है, vd राधा निकालना। अच्छा vd तो हमको पता है ओमेगा 3l/4, बाद में पुट कर लेंगे mvd इन डिस्टेंस वही 3l/4, ठीक है, प्लस ये हो गया पॉइंट मास का। अब रॉड का, ए रॉड तो प्योर रोटेशन कर रहा है और रॉड तो पॉइंट मास नहीं है। पॉइंट मास के लिए कैन ऑलवेज यूज p इनटू r परपेंडिकुलर, लेकिन कहीं पे रिजिड बॉडी तो i ओमेगा, तो इसके लिए i ओमेगा, ठीक है, i ओमेगा। अब रॉड का ओमेगा एक्चुअली रॉड का जो ये होता है, क्या होता है, i होता है अबाउट वन एंड, माने ये एक्सिस यहां पे लेना, इट इज ml²/3, ये पहले दिन डिराइव हुआ था, ठीक है। तो पुट करना ml²/3 आया। अच्छा vd इज ओमेगा नॉट इनटू 3l/4, तो m ओमेगा नॉट 3l/4, 3l/4 तो 9l²/4 16 और i ओमेगा, तो m कैपिटल m ml²/3 ओमेगा नॉट। अब ये पूरा चीज इक्वल्स टू दैट थिंग, ऑब्वियसली ओमेगा नॉट यहां से कॉमन आके निकल गया, खत्म बात, कुछ ना कुछ आंसर आ जा रहा है, दैट्स इट। तो इट्स सॉल्वेबल। तो यही मेन चीज दिखाना था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम व्हिच इज हेवीली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल लाइक कॉर्नरस्टोन्स ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है। इसके ऊपर काफी अनगिनत टाइप प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो सब लेंगे वाले वाले।
m कैंसिल कर दिए हैं, 3l/v0/4 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या कॉमन है? अच्छा m कैंसिल तो होगा नहीं, दोनों मास डिफरेंट है। ओमेगा नॉट एल स्क्वायर कॉमन जाएगा, 9m/16 प्लस कैपिटल M करते हैं, वाह। और यहाँ से काट छाट के, ठीक है, हेयर कटिंग करके सब कुछ करके ओमेगा नॉट निकल तो जाएगा, ठीक है। लेकिन ओमेगा नॉट निकालने का हमको कोई मन नहीं है, कोई इरादा नहीं है फिलहाल, ठीक है। बाप रे, लिखने का तो एक्सप्रेशन बहुत लंबा होगा, और यहाँ पर 48, ओ बाबा ना, ছাড়ো একটা কাজ করে दी, 3m l कटेगा, 3m/4 l एक आएगा, 9m/16 प्लस m/3। तुम लोग सिंप्लीफाई करते रहना, अपना जिंदगी बनाते रहना, हमारे लिए काफी है, ठीक है। तो द फाइनल ओमेगा जस्ट आफ्टर कोलिजन इज दिस। इसके बाद ये राइज अप, तब ओमेगा डिक्रीज होगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। लेकिन ये पार्ट है यहाँ, ठीक है, बोलो। हम्म। नहीं 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 नहीं, না 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 না, সিটে যেটা লিখেছিলাম ওটা প্রথম ডায়াগ্রামে, এই ডায়াগ্রামটা এইদিকে, ওটা কিন্তু সেন্টার অফ রড ছিল, যেখানে বডিটা হিট করবে ওটাকে কিন্তু আলাদা নাম দিয়েছিলাম। সিটে যেটা দিয়েছিলাম ওটা কিন্তু ওই পয়েন্টে ছিল না, ওটা ধ্যান দিবি, হ্যাঁ, চেঞ্জ করে নিস। अच्छा ये पूछ ली। अच्छा यहाँ पे फिर एक पूछा था, काइनेटिक एनर्जी कितना, क्या कुछ पूछा ना, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ठीक है। तब इसको सिल्वर किसी ने किया है तो ठीक है, मतलब ओके। एक बार बोल दो तो मैं लिख दूं, एक बार बोल दो क्या बोले, बोलो। 36, हाँ, हाँ, 16 कैपिटल। देखना जो लोग सिल्वर करोगे, सिल्वर कर करके, हाँ वो कुछ कट फट के ऐसे, ना ठीक है कोई बात नहीं, तो वही बोलो, तो हम लोग कर लेना, हमसे इतना भी नहीं होता, तो मैं उसको रहने देता हूँ। मैं जो मेनली बोला था कि लॉस ऑफ एनर्जी जब पूछेंगे उसमें क्या करना है, वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी। अच्छा वही नहीं, ये निकल गया। अब वीसी का बात करते हैं, वीसी क्या होगा, ओमेगा नॉट l/2 लेके, वीसी है सेंटर ऑफ रॉड, कुछ भी तो वीसी ऑफ सेंटर ऑफ रॉड, वो तो l/2 पे है, और प्योर रोटेशन कर रहा है, तो लगा दो, वो भी एवरीबॉडी इज मूविंग इन अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, तो सेंटर के लिए क्या होगा, v इक्वल्स टू ओमेगा r, r में आएगा l/2, क्लियर है। तो वीसी हो जाएगा ओमेगा नॉट l/2, सेंटर ऑफ रॉड का वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल सिस्टम नहीं। गुड। और लॉस ऑफ एनर्जी में जो मेन पार्ट है उसमें बोला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल तो चेंज हो चला, क्योंकि हाइट तो सडनली चेंज नहीं कर रहा, जो चेंज हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, तो तुमको मेहनत से अब के फाइनल के इनिशियल निकालना पड़ेगा। अब मेरे सब वैल्यूज पता है, के फाइनल में क्या आएगा, प्योर रोटेशन, तो यू कैन यूज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर एंड ऑल, ओमेगा पता है आपको, ओमेगा नॉट पता है, वी पता है, के फाइनल का एक्सप्रेशन में लुक समथिंग लाइक दिस, हाफ है वीडी स्क्वायर जो आप निकाल चुके हो, प्लस हाफ आई ऑफ द रॉड अबाउट पॉइंट ए, ओमेगा नॉट स्क्वायर वो भी निकाल चुके हो, और ये हो गया टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी टोटल। और इनिशियल में बस रॉड वो बॉल मूव कर रहा था, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर उसको बॉल, ये हो जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी। इतना कुछ आप एक्चुअली निकाल सकते हो। इसके बाद मैंने बोला कि ना देयर कैन बी अनदर सब पार्ट, पूछेगा कितना ऊपर उठेगा, ठीक है, तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, तो वो सब में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड ऑल। तो मेरा मेन हाईलाइट था इस प्रॉब्लम का कि हाउ टू यूटिलाइज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क के टर्म से सोचना, अगर कभी टॉर्क जीरो हुआ यू कैन ऑलवेज यूज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप लोग क्लास 11 के स्टार्टिंग के प्रॉब्लम्स में जो लास्ट फ्यू क्लासेस चल रहे थे वर्क के, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लोग यूज किए थे बहुत सारे प्रॉब्लम्स में, इनफैक्ट ग्रेविटेशन में भी यूज भी होगा कंजर्वेशन मोमेंटम। इन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जितना इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन जनरल। बस
काफी है, तो ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं, छोड़, कम कम ही किया, पूजा बोनस। लेकिन हाँ वीकडेज में फिर से क्लासेस होंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस, तो वंस अगेन सॉकर लेना दिए अगलो सुबह में हुआ तो वही 11:30 इस वीक। क्या क्या ऑनलाइन पढ़ नहीं सकती है? ये फंडा मत दे, ये फंडा मत दे। তো বিকেলের ক্লাস করবে, এটা 4টে থেকেও দেবো, টুইসডে মোস্ট প্রবাবলি আমি, हाँ ट्यूसडे मोस्ट, नहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ लॉज ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी करने जाओ तो जनरली होता है ना কিছু রিলেশন দেওয়া থাকবে, মানে ভালো ভালো রিলেশন যে ক্যাপিটাল, ঠিক আছে। তো थर्सडे फ्राइडे